नमस्कार दोस्तों। आज हम आपातकाल के बारे में बात करेंगे कि संविधान में इसके बारे में क्या प्रावधान है, आपातकाल कितने प्रकार का होता है, आपातकाल का प्रोविजन है संविधान के कौन से भाग में है और इंदिरा गांधी ने है किस आधार पर आपातकाल को लगाया और जिस कारण से 25 जून की रात को आज तक भी काले दिवस के रूप में कहा जाता है या लोकतंत्र के काले धब्बे के रूप में कहा जाता है, उन सारी चीजों पर बात करेंगे। पहली चीज आती है आपातकाल। आपातकाल का जो प्रावधान है हमने भारतीय संविधान में जर्मनी से लिया है। उसके बाद आपातकाल का जो प्रावधान है भारतीय संविधान की भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के मध्य। उसके बाद आता है कि भाई आपातकाल कितने प्रकार का होता है। हम बात करते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय आपात। दूसरा आता है राष्ट्रपति शासन। तीसरा आता है वित्तीय आपात। किस किस आर्टिकल में प्रावधान है इसका? राष्ट्रीय आपात हमारे संविधान का है आर्टिकल 352। राष्ट्रपति शासन 352 में 4 जोड़िएगा, आर्टिकल 356। और उसके बाद में वित्तीय आपात, इसमें 356 में 4 और जोड़िएगा तो आर्टिकल 360। दूसरी चीज हम इस पर बाद में बात कर लेते हैं, पहले इन पर कर लेते हैं। राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जब राज्यपाल को ये लग जाए कि यहाँ पर जो शासन व्यवस्था है या संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो चुका है, या दूसरा है कि राष्ट्रपति को ये आभास हो जाए कि जो दिए गए प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग सरकार नहीं चलाई जा रही है, तो किसी राज्य में उसकी सरकार को भंग किया जा सकता है और राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसमें राष्ट्रपति शासन को रखने के लिए संसद में दोनों सदनों से अलग अलग साधारण बहुमत से 60 दिन के अंदर या 2 माह जो 60 दिन कौन से हैं? जो राष्ट्रपति शासन लगाने की तिथि से लेकर के। उसके बाद 2 महीने के भीतर यदि यह पारित नहीं होता है तो राष्ट्रपति शासन है वहां समाप्त समझा जाता है। दूसरा है कि उसे राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं। नेक्स्ट है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात अभी तक देश में एक भी बार है वो नहीं लगा है। आपको पता होगा ये कब लगता है? जब राष्ट्रपति को ये लगे कि देश की साख खतरे में है या देश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात लगा सकते हैं, लेकिन लगाने की तिथि से संसद के दोनों सदनों से अलग अलग साधारण बहुमत से 60 दिन के अंदर पारित होना चाहिए। हटाने का प्रावधान वही है, राष्ट्रपति अपनी उस उद्घोषणा को कभी भी वापस ले सकता है। संसद है यदि उसको पारित ना करे तो वो माना जाएगा या आपका लोकसभा है साधारण बहुमत से पारित कर दे। हम जो आज इस पर बात करने वाले हैं वो है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपातकाल
हमारा 3 आधार पर लगता है। नंबर 1, युद्ध की स्थिति, या इसको हम सबसे पहले करें बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण। दूसरा है युद्ध हो जाए कोई भी। बाह्य आक्रमण क्या है? कोई देश हम पर युद्ध कर ले, जैसे आक्रमण कर दे, जैसे कि चाइना ने 1962 में किया युद्ध, जैसे कि 1965 का, 1971 का। और तीसरा है, पहले जो था वो था आंतरिक अशांति के आधार पर, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर है सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। सशस्त्र विद्रोह। अब इसको भी, राष्ट्रीय आपात को, यदि बाह्य आक्रमण और युद्ध के कारण हुए आपात को, ये इसको कहा जाता है बाह्य आपातकाल। और इसको कहा जाता है आंतरिक आपातकाल। अब दूसरी चीज आती है कि राष्ट्रीय आपात अब तक देश में कितनी बार लगाया जा चुका है। तो आपको पता होगा कि अब तक देश में राष्ट्रीय आपात है वो 3 बार लगाया जा चुका है। एक 1962 चाइना के युद्ध के समय, दूसरा 1971 में जो भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय। ये दोनों ही आपातकाल 6 साल के रहे, अर्थात 1962 से 1968 और 1971 से 1977। तीसरा, ये दोनों जो लगे वो बाह्य आक्रमण की वजह से, बाह्य आक्रमण और युद्ध की वजह से। और 1975 में, अर्थात उसको कहें हम 25 जून 1975, ये दोनों ही जो बाद में हटाए गए, वो हटाए गए थे 21 अप्रैल 1977। दूसरी चीज आती है, अब 5 सेकंड का समय देता हूं कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज आती है कि ये राष्ट्रीय आपात किस तरह से लगाया जा सकता है। तो पहले राष्ट्रपति है, राष्ट्रीय आपातकाल है, वो लगा सकते हैं, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान कर दिया गया कि मंत्रिमंडल की, अर्थात मंत्रिमंडल कौन सी, कैबिनेट की लिखित सहमति के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। दूसरी चीज आती है कि राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं, लेकिन उद्घोषणा से, राष्ट्रपति की उद्घोषणा के 30 दिनों के अंदर संसद के दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत का क्या मतलब है कि जिस सदन में कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित सदस्य संख्याओं के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं हटाने का प्रावधान। राष्ट्रपति इसको कभी भी उद्घोषणा को वापस ले सकते हैं। दूसरा है कि यदि लोग आपके संसद के किसी सदन से ये पारित ना हो। तीसरा है यदि लोकसभा साधारण बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दे वापस लेने का, तो ये राष्ट्रीय आपात है वो आपका समाप्त हो सकता है। अगला आता है आपका कि इसके क्या प्रभाव होते हैं। आर्टिकल 352 के क्या प्रभाव। बहुत सारे प्रभाव होते हैं। नंबर 1, जो राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था है उसके संदर्भ में, अर्थात संघीय ढांचा है वो काम करना बंद कर देता है व्यवहारिक तौर पर, और राज्यों के प्रशासनिक तंत्र पर केंद्र सरकार का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। केंद्र सरकार
राज्य स्तर विषयों पर भी कोई भी कानून बना सकती है। राजसूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और दूसरा और है आर्टिकल 358 के तहत राष्ट्रीय आपात लगते ही हमारे संविधान का आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट, जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करता है, चाहे वो भाषण की हो, चाहे सम्मेलन करने की हो, उन सारी स्वतंत्रताएं इससे समाप्त हो जाती हैं, अर्थात निलंबित हो जाती हैं। नंबर 2, आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति अपने आदेश के माध्यम से है हमारे फंडामेंटल राइट को निलंबित कर सकते हैं। और दूसरी चीज आती है, हमने बात की प्रभाव पर, उसके बाद में आता है कि भाई हमारी ये जो इमरजेंसी है वो क्यों लगाई गई। इमरजेंसी की घटना है वो रातों रात नहीं हुई, उसकी कुछ पृष्ठभूमि भी है। इंदिरा गांधी है भारत की प्रधानमंत्री बनती हैं 1967 में, और उन्होंने 10 सूत्री एजेंडा घोषित किया था, जिसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी था, नगरीय भूमि सीलिंग का कानून भी था, और राजाओं के प्रीवियर्स को समाप्त करने का भी था, गरीबी हटाओ का कार्यक्रम भी था, इन सारी चीजों पर। उसके बाद में 1969 की घटना है। 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव हुए और सत्ता दल पार्टी का जो उम्मीदवार थे वो थे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। और इनके विपक्ष में जो लड़ने वाले थे वो थे बीबी गिरी। जब चुनाव आया तो इन वक्त पर है इंदिरा गांधी ने अपनी अंतरात्मा की आवाज के आधार पर चुनाव वोट करने की बात कही। जब इनसे पूछा गया कि आपकी अंतरात्मा किसकी लिए बात करती है तो कहते हैं कि बीबी गिरी। और पहली बार ऐसा हुआ कि सत्ताधारी पार्टी का कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति चुनाव में है वो हारा। इसके बाद में है 1969 में ही कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे के कामराज, इन्होंने इंदिरा गांधी को इस व्यवहार के कारण है पार्टी से निष्कासित कर दिया और कांग्रेस पार्टी है 2 भागों में विभाजित हो गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो नई पार्टी के रूप में, और एक थी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो ओल्ड पार्टी। ये भी सरकार अल्पमत में आ गई और डीएमके के सहयोग से जो इसके करुणानिधि थे सरकार चला पाई। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां और उत्पन्न हुई। सुप्रीम कोर्ट, आपने कई बार देखे होंगे, कई बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं सरकार के फेवर में होते हैं, कई बार सरकार के अगेंस्ट भी होते हैं। और इंदिरा गांधी के समय बहुत सारे फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिए गए, उनसे भी ये है इंदिरा गांधी हैं थोड़ी सी परेशान थी। अगला था तेल संकट 1973 का ऑयल क्राइसिस, जिसमें तेल की कीमत है कई गुना बढ़ गई। अगला था अकाल, और उससे पहले और था 1971 का युद्ध। उस युद्ध से भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ी कमजोर स्थिति में हुई। इन सभी वजहों से दूसरी चीज है महंगाई है देश में 20 से 30% बढ़ गई। समाज में है असंतोष व्याप्त हो गया, भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे, और 1973-74 की 3 घटनाएं और होती हैं।
3 जगह आंदोलन हुए 1973-74। नंबर 1 गुजरात, यहां सीएम थे चिमनलाल और यहां आंदोलन कर रहे थे मोरारजी देसाई। इनकी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप था और साथ ही साथ संजय गांधी की कुछ कंपनी पर भी भ्रष्टाचार का आरोप था। दूसरी तरफ बिहार में जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में आंदोलन हो रहा था। तीसरा था रेलवे की हड़ताल और जिसकी अगुवाई कर रहे थे जॉर्ज फर्नांडिस। इस आंदोलन में और भी थे लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और सुशील मोदी जो बिहार के अभी डिप्टी सीएम हैं। ये सारे लोग थे। सभी में क्योंकि इनकी जो मांग थी कि आपने देखा होगा कि ट्रेन है कई बार है लेट होती है, कई बार एक एक दिन 2-2 दिन लेट होती है। उस समय स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी और उसमें यह था इनकी मांग थी कि जब तक ट्रेन डेस्टिनेशन तक पहुंचती है तब तक उन कर्मचारी को ड्यूटी पर माना जाए। इन सारी बातों को लेकर के है आंदोलन किया गया। बाद में है मोरारजी देसाई ने आमरण अनशन किया, गुजरात में चुनाव कराए गए। उसके बाद है बिहार में जयप्रकाश नारायण जो भ्रष्टाचार को लेकर के इंदिरा गांधी है बिहार पर बात करने के लिए तैयार थी, लेकिन जयप्रकाश नारायण है पूरे देश के संदर्भ में बात करना चाहते थे। इन्हीं सब वजहों से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता कम होने लगी क्योंकि जो सरकार है गरीबी हटाने को लेकर के या गरीबी हटाने के वादे को लेकर के है जो आगे आई और वही सरकार है जब महंगाई अधिक हुई, बेरोजगारी अधिक हुई, गरीबी का अनुपात भी अधिक हुआ। इन कारण से है इस आंदोलन में है छात्र, किसान, सभी वर्ग के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने है अपनी लोकप्रियता के लिए 2-3 काम भी किए, जैसे कि 1974 का पोखरण परमाणु परीक्षण, 1975 में सिक्किम को भारत का राज्य बनाना, ऐसे आपका 35वां संविधान संशोधन के द्वारा एक एसोसिएट स्टेट के रूप में उसको पहचान दी गई। उसके बाद है 36वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे भारत का राज्य है वो बनाया गया। उससे पहले है पाकिस्तान के युद्ध के समय बांग्लादेश का निर्माण। इन सारी चीज़ों से जहां इंदिरा गांधी की लोकप्रियता है वो चरम पर हुई थी, लेकिन इन सारे आंदोलन है उस लोकप्रियता को कम कर दिया। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी है रायबरेली से चुनाव लड़ी और इनके जो विरोधी उम्मीदवार थे राजनारायण थे। इंदिरा गांधी है इस चुनाव को 1 लाख वोटों से जीती, लेकिन राजनारायण ने है इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर की कि इन्होंने इंदिरा गांधी ने है चुनाव है वो अवैध तरीके से जीता है, अर्थात सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, इस आरोप लगाया गया। और इसी के परिप्रेक्ष्य में है ये मामला 12 जून को सबसे महत्वपूर्ण है। 12 जून 1975। अब हम राष्ट्रीय आपात की ओर बढ़ रहे हैं। इस दिन 3 घटनाएं होती हैं। इंदिरा गांधी को 3 झटके होते हैं। नंबर 1, डीपी धर
जो इंदिरा गांधी के खास करीबी थे, इनकी 12 जून 1975 को सुबह ही मृत्यु होती है। इससे इंदिरा गांधी हैं दुखी होती हैं और 12 जून 1975 को ही दोपहर में, क्योंकि गुजरात के चुनाव हुए और उसका दोपहर तक रिजल्ट आया और रिजल्ट में 88 सीटें हैं विपक्ष को मिली और कांग्रेस को है 75 सीटें। तीसरा, थोड़ा शाम होते ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट, इसके जज थे जगमोहन लाल सिन्हा। जगमोहन लाल सिन्हा उसमें जब राजनारायण ने अपील दायर की, उसमें 14 आरोप लगाए गए, 12 आरोप खारिज किए गए, लेकिन 2 आरोप हैं इन पर तय किए गए। और आरोप क्या थे कि इनके एक निजी सचिव थे यशपाल कपूर। यशपाल कपूर इनका रिजाइन हुए बगैर ही इन्होंने इंदिरा गांधी के चुनाव प्रबंधन का काम किया। इन्होंने 6 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक, क्यों 13 जनवरी को है इनका जो रिजाइन है, अर्थात इनका रेजिग्नेशन है, वो एक्सेप्ट किया गया। एक तो ये था। दूसरा था कि सरकारी कर्मचारियों के द्वारा इनकी जो रैली के लिए जो मंच बनाया गया था, वो सरकारी कर्मचारियों के द्वारा बनाया गया था। और इसके आधार पर, इन 2 आधारों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने है इन पर इनके चुनाव को रद्द कर दिया। नंबर 1। दूसरा है, इनको 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। लड़ने पर रोक। पहली बार कोई प्रधानमंत्री है अपनी सुनवाई के लिए 5-6 घंटे लगा कोर्ट में रहे और उसके बाद में भी डिसीजन है इनके विपक्ष में गया। तथा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनको 20 दिन का समय दिया कि आप अपनी पार्टी का नेता तय करें और यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि जब फैसला है 12 जून को आया तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सभी के यहाँ वैकेशनल बेंचेज होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में वैकेशनल बेंच में है ये गया और वैकेशनल बेंच में है रिट दायर की इन्होंने 23 जून को अपील की और इसका फैसला आया 24 जून। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है वो सही है। लेकिन हम कोई अंतरिम आदेश नहीं दे सकते। आप चाहें तो प्रधानमंत्री के रूप में रह सकती हैं, लेकिन आप संसद की कार्रवाइयों में भाग नहीं ले सकती। तो इनके लिए इससे बड़ा अपमानजनक बात है वो नहीं हो सकती थी। 20 जून को जयप्रकाश नारायण ने घोषणा की, यदि इंदिरा गांधी है यदि रिजाइन नहीं करती है, इस्तीफा नहीं देती है, तो हम 25 जून को रैली करेंगे। 25 जून को रैली हुई। जयप्रकाश नारायण ने पुलिस, मीडिया सभी से ये अपील की कि कोई कार्य ना करे, क्योंकि इस सरकार को कोई आधार नहीं है, क्योंकि ये अल्पमत में है और इसको इस्तीफा वो आपका देना चाहिए। इधर इंदिरा गांधी उन्होंने अपने सहयोगियों से बात की और उसमें खासकर सहयोगी में संजय गांधी, जो इनके पुत्र थे, बंसीलाल, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे थे, इनके विश्वस्त थे, जो बाद में दिसंबर 1975 से रक्षा मंत्री भी रहे। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे
सिद्धार्थ शंकर रे, सिद्धार्थ शंकर राय। इनकी सहमति के आधार पर ही और इन्होंने आंतरिक अशांति को आधार मानकर आपातकाल लगाने की बात कही। अब चूंकि आप सोच रहे होंगे कि पहले से ही राष्ट्रीय आपात था, लेकिन मैंने कहा पहले ही कि वो राष्ट्रीय आपात था, वो बाह्य आपातकाल था, लेकिन इन्होंने इनको सलाह दी कि आंतरिक अशांति के आधार पर आंतरिक आपातकाल है वो आपका लगाया जाए। और इसी के आधार पर 25 जून 1975 की रात को है आपातकाल लगा दिया गया और 26 जून को सुबह ही 3 बजे से ही सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें जयप्रकाश नारायण है, जॉर्ज फर्नांडिस है, लालू प्रसाद यादव है, पासवान है, अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे और कांग्रेस के ही चंद्रशेखर थे। सभी को है जेल में डाल दिया गया। और उसमें किस एक्ट के तहत डाला गया? मीसा के तहत डाला गया। मीसा, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके आधार पर डाला गया। आपको पता होगा लालू प्रसाद यादव की बाद में लड़की हुई और उसका नाम भी है उसी के आधार पर है, मीसा भारती रखा गया। और उस आपातकाल में अनैतिक तरीके के जुर्म हैं वो ढाए गए। प्रेस की सेंसरशिप है उस पर रोक लगा दी गई तथा प्रेस की उस समय 4 एजेंसियां थी, वो चारों हैं वो भंग कर दी गई। उनकी जगह पर है नई एक एजेंसी बनाई गई। दूसरी तरफ है SHO, SDMs और जितने भी लोक सेवक थे, टीचर्स, सभी को है परिवार नियोजन के लिए है टारगेट निर्धारित कर दिए गए। चाहे जिसकी शादी हो या नहीं हो, सभी को है उसमें नसबंदी है वो करा दी गई। और ये सारे काम है वो आपके किए गए। इस कारण से आपको समझ में आया होगा कि किस कारण से इसे लोकतंत्र का एक काला धब्बा के रूप में कहा जाता है। कैसा लगा दोस्तों? कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।